बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप रमज़ान की खुसूसी नशरियात रमज़ान के रंग देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। आज 13वां रोज़ा और दूसरा अशरा में इस दुआ इस उम्मीद के साथ आप सबको आज के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब हम नेमतों का जिक्र करते हैं और इनामात का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत से मौके ऐसे रखे हैं जहाँ पर हम नेमतें भी समेट सकते हैं, जहाँ पर हमें नेकियां करने का मौका भी मिलता है। नेकी करके हमें अपनी दुनिया भी संवारने का मौका मिलता है और अपनी आखिरत भी संवारने का मौका मिलता है। इसी तरह जब हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे का जिक्र कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमने अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, जिसके मानी ये है, जो कि इस अशरे की दुआ है कि मैं अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, अपने रब की तरफ रुजू करता हूँ। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस माह मुबारक की खूबसूरती रिजवान इतनी ज़्यादा है कि नफल का सवाब हमें फ़र्ज के बराबर मिलता है और फ़र्ज का सवाब हमें 70 गुना बढ़ा कर दिया जाता है। सो यस, हमने इसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज़ करना है और इंशाल्लाह हमने इस माह मुबारक में अपना तज़किया भी करना है, इबादात के ज़रिए, रोज़ों के ज़रिए, नमाज की अदायगी के ज़रिए अपनी दुनिया भी संवारनी है, अपनी आखिरत भी संवारनी है और अपने रोज़ों को खूबसूरत से खूबसूरत एक लम्हा रोमा इसमें हमारा कीमती है। हमें एक एक लम्हे का एहसास होना चाहिए। जब एहसास होगा तो फिर हम ख्याल भी करेंगे और फिर उसकी अदायगी भी उसी तरह से होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ और इब्तिदा करेंगे कि इब्तिदा है उस नाम से जो बड़े नाम वाला है, बड़े काम वाला है। हर सुबह की सुबह उसके नाम, हर शाम की शाम उसके नाम। उसके नाम से कि मेरी जवानी जिसके दम से, ये रुत मस्तानी जिसके दम से, पानी में रवानी जिसके दम से और दुनिया की कहानी जिसके दम से। उसके नाम से कि हर रोज़ का आना जिसका है, हर रोज़ का जाना जिसका है, हर एक घराना जिसका है, ये सारा ज़माना जिसका है। उसके नाम से कि जो था भी है भी होगा भी, जो इस भी है जो उस भी है, जो ये है वो है जिस भी है, जो फूल भी है और खुशबू भी और रंग का बोलता जादू भी, जो लफ्ज़ भी है और मानी भी और आप ही अपना सानी भी, जो तेरा मेरा सब का है, ये जो भी है सब रब का है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो एक तरह से हदीस पाक है। बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। बेशक ऐसे मेहरबान सरकार हैं, हमारे सरदार हैं, जो मजदूर का भी ख्याल रखते हैं कि उसकी मजदूरी पहले अदा करो, उसकी मुद्दत पूरी होने से। हमारे तो मामला हम ये देखते हैं कि मजदूर जान भी मारता है, खून पसीना एक भी करता है और अक्सर जान दे भी देते हैं, मगर उनको मजदूरी नहीं मिलती। अलमिया ये है हमारा आज के मामला में जो हादसा हम देखते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है नाज़रीन, कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपने मातहतों की रोज़ी को रोके रखे। अल्लाह अकबर। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब ने। खुश आमदीद कहते हैं मुफ्ती साहब आपको। मुफ्ती साहब, ये अलमिया जो है, आज के जो माशरती हालात हैं, ख़ुसूसी तौर पर हम अपने मुल्क की ही बात कर लें, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इंतहाई अहम टॉपिक है जी। और इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल-कासिब हबीबुल्लाह, कि जो बंदा अपने हाथ से कमाई करने वाला है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का हबीब और अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह ताला उसे ये मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। और कोई भी माशरा हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और शुक्र है कि हम इस्लामी माशरे के अंदर हैं जी। और इस्लामिया में हर हवाले से हमारी रहनुमाई फरमाता है। वो मज़दूर से मजदूरी लेनी हो या मज़दूर ने किसी के पास काम करना हो, दोनों हवालों से हमें तरबियत करता है कि आपने काम लेना किस तरह है और जिससे काम लेना है उसको भी तालीम देता है कि आपने काम करना किस तरह है। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है इस हवाले से वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद ग्रामी है। फरमाया कि जब कोई काम करवाए और जो काम करे, सबसे पहले उसकी मजदूरी तय होनी चाहिए। बिल्कुल तय होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आमतौर पर हमने देखा, ये हमारा अपना जो है वो तजुर्बा है, आपका भी होगा, कि जब आप किसी के साथ मजदूरी तय किए बगैर किसी भी काम को करते हैं या कहीं भी जाते हैं तो काम की तकमील के बाद मसाइल पैदा होते हैं, बदमज़गी होती है, बदमज़गी पैदा होती है। बिल्कुल। अच्छा, तो इसलिए शरीयत ने हर वो काम, वो बिज़नेस हो, वो मजदूरी हो, मना किया है उन कामों की करने से जिसका नतीजा झगड़े के ऊपर हो।
صحیح. تو اس لیے شریعت نے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو کام آپ نے کرنا ہے اس کی مزدوری طے کر لیں، اور پھر آپ اس مزدوری کے اندر بھی ہمیں اصول دیے گئے. اس میں ہمیں یہ کہا گیا کہ اگر جو کام کرنے والا ہے اس کام کے دوران وہ اللہ کی عبادت کا ٹائم اگر آتا ہے تو اس سے ٹائم ہمیں دینا پڑے گا. یہ چیزیں بھی پہلے ڈسکس کی جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اور صادر ہم مسلمان ہیں اور اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہاں پر. تو یہاں پر بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں دارالفتاح کے اندر کہ جناب ہم جن لوگوں کے پاس کام کرتے ہیں وہ نماز کا ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں. اللہ. اب ہماری نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں کیا کریں. تو اس لیے جب جو بندہ جس جگہ پر تعینات ہو رہا ہے وہ پہلے ہی ساری چیزیں اپنے ڈسکس کر لے تاکہ بعد میں مسائل پیدا. اچھا مفتی صاحب، یہاں پر جس طرح سے بھی ہم مزدور کا تذکرہ کر رہے ہیں، مزدور سے مراد وہ لیبر جو مطلب ہم اپنے گھروں کو بنوانے میں، عمارتیں بن رہی ہوتی ہیں ان میں وہ اپنے جو کام شام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک مستری ہوتا ہے، ایک مزدور ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں. اچھا، ایک کیا وہ بندہ بھی مزدور ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں، لیٹس سپوز ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، کیا ہر کام کرنے والا، نوکری کرنے والا یا کسی کے آگے کام کرنے والا، یہ تمام مزدور ہی کہلائیں گے؟ جی بالکل، سارے مزدور ہیں، اور اگر اوپر سے لے کر نیچے تک آ جائیں. جی. اور اگر مطلب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ بہت بڑے بڑے اور اچھے اداروں میں کام کرتے ہیں لیکن ان کو وقت پر تنخواہ نہیں ملتی، یا 2-2 3-3 مہینے بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پر تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی. سو ایسے میں ہم پھر اس کے ساتھ آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں جو کہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اور بہت بڑے بڑے اداروں میں جو کام کر رہے ہیں، سو وہ بھی اسی کیٹیگری میں شمار ہوں گے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ کلکم راعی و کلکم مسئول. تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کام لینے والا ہے، اور تم سے کام جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بالکل، جو ماتحت ہیں. جو ماتحت ہیں. اب ساتھ رہے یہاں پر ہم اوپر سے لے کر نیچے تک، ہمارے وزیر اعظم سے صدر سے لے کر نیچے تک آ جائیں، وہ ہر کوئی اپنی ایک لمیٹڈ رہتے ہوئے، ہر کسی کی اپنے اصول و ضوابط ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی مزدوری کرنی ہے. اچھا، اب یہاں پر ہر انسان سے اس کے کام کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. صدر ہے تو اس سے اس کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کے یہ ذمہ داری فرائض منصبی تھے، اس کو آپ نے کیسے نبھایا. اسی طرح وزیر اعظم ہے، منسٹر ہے، سیکرٹری ہے، یا کوئی جو ہے وہ چوکیدار ہی کیوں نہیں ہے، تو کون اپنے کام کو کس انداز میں نبھاتا ہے، اس حوالے سے ہمیں سوال کا جواب دینا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات بہن نے پوچھی کہ کئی ماہ گزر جاتے ہیں اور تنخواہیں ادا نہیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے گزارش یہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان جو آپ نے انٹرو کے اندر کوٹ کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے کہ تم اپنے مزدور کو مزدوری جو ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. یہاں پر 2 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مزدور کام کر رہا ہے وہ اس قدر دل لگی اور اپنے ایمانداری کے ساتھ کام کرے کہ اسے پسینہ آئے. اچھا، جب وہ اس ایمانداری کے ساتھ اپنی فرائض منصبی کو ادا کرے تو پھر کام لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی جو ہے وہ مزدوری اس کو ادا کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح دونوں پارٹیاں جو ہے کوئی اگر اس طرح نہیں کرتا تو اپنے ذمہ داری کے اندر وہ کمی کر رہا ہے اور کوتاہی کر رہا ہے اور وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. یعنی جو اپنے جس کے ماتحت لوگ ہیں اس کا تو خیال رکھنا ہی ہے، لیکن کوئی کاروبار بھی کر رہا ہے اسے بھی احساس و خیال ہونا چاہیے، اپنی لیمیٹیشنز کا اندازہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب یہ بھی اس میں ایڈیشن کیجئے، معاملہ تو سارا پتہ ہے، سرکار نے بھی فرما دیا، وہ تو مقدر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہم نے کرنی ہے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے یہ کریں گے کہ اب ہم بعض اوقات کچھ لوگوں سے ہم کام لینے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے کام لینے والے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے کام لے رہے ہیں ہم کتنا ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں. جی ہم وہ کر رہے ہیں. اور جو لوگ ہم سے کام لے رہے ہیں وہ کس ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. اور ہم جن لوگوں سے کام لے رہے ہیں ہم کتنی ایمانداری سے کام لے رہے ہیں. اور جو لوگ ہمارا کام کر رہے ہیں وہ کس ایمانداری سے. یہ سارے کڑیاں ہیں جو آپس میں ملتی ہیں. اچھا، یہ مزدور کے حقوق تو آپ نے بیان کیے، لیکن کوئی بھی انسان جو کہیں پر ملازمت کرتا ہے یا وہ مزدور ہی ہے،
उनके क्या फ़राइज़ हैं, इस पर भी आज हमने बात करनी है, क्योंकि बहुत से लोग उनको तनख्वाहें लेने का पता होता है लेकिन वो अपना काम डेडिकेशन के साथ नहीं कर रहे होते। तो हम दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलेंगे, लेकिन इससे पहले कि मुफ्ती साहब से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाएं, अभी ट्रांसमिशन में हम थैलेसीमिया पर बात करना चाहेंगे, जो कि एक ऐसा मर्ज़ है जो कि किसी भी इंसान के साथ उसकी पैदाइश के वक्त से होता है, जिसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। अक्सर औक़ात पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो मेजर या माइनर थैलेसीमिया का पेशेंट होता है, और इसके बचाव के लिए हम एक दफ़ा पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, मैं अपने मॉर्निंग शोज़ में भी इस पर बहुत बात की है कि इसका बचाव सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, और वो सिर्फ ये कि टेस्ट और टेस्ट। और इस चीज़ को आपने आम करना है कि कोई भी दो इंसान जब रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो रहे हैं तो उससे पहले उनका एक मेडिकल टेस्ट है वो लाजमी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ों को स्टीरियोटाइप समझा जाता है, उन्हें दकियानूसी समझा जाता है, टैबू समझा जाता है, और रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बट बहरहाल जितनी अवेयरनेस अब आ चुकी है इन चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए और इनको बुरा नहीं समझना चाहिए। इसी मकसद से आज हमने बचाव किस तरह से करना है, एक बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त इस ज़मीन में काम कर रही है, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, जिसकी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सामिया आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। सामिया, थैंक यू सो मच और खुशामदीद कहेंगे आपको आज के इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, नूर थैलेसीमिया कब से थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड इकट्ठा कर रहा है, किस तरह से आप लोग अपनी फंडिंग करते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, खून जो है लोग ऑब्वियसली अतिया करते हैं? नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का क़याम आया था 2015 में, आज से 8 साल पहले। एक बच्ची थी जो कि थैलेसीमिया के ही मर्ज़ में मुब्तला थी, जिसका नाम था नूर, उसी के नाम से ये बनी। और उसके बाद अब माशाल्लाह हमारे पास जो है 600 पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो कि थैलेसीमिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जिनमें 95% हैं पेशेंट्स थैलेसीमिया के, और बाकी इसके अलावा हमारे पास हीमोफीलिया के, वॉन विलीब्रेंट डिज़ीज़, और जिनमें फैक्टर 7, फैक्टर 8, ये सारे पेशेंट्स, इनको भी खून के ही मसले हैं जो कि जिनियाती मौरूसी बीमारियां हैं, तो ये भी हमारे पास अब रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रूह रवां कौन है इस फाउंडेशन की, और इसके साथ साथ जब आपके पास वो लड़की आई और फिर मतलब ऑब्वियसली उसने कोई आके अपना मसला बयान किया होगा, या कैसे वो सिलसिला स्टार्ट कैसे हुआ? एक्चुअली वी वांट टू नो द प्रोसीजर कि वो किन मराहिल से ये फाउंडेशन गुजरी। सबसे पहले इस तरह की और भी बहुत सारी फाउंडेशन इस वक्त काम कर रही हैं पूरे पंजाब में ही, लाहौर में भी 2-3 जो हैं वो बहुत मशहूर हैं इसी हवाले से। तो नूर नाम की बच्ची जब आई तो फिर उसके बाद हमें ये ज़रूरत महसूस हुई, जो यहाँ के डायरेक्टर्स थे जिनमें सर सज्जाद चीमा का नाम है, तो ये सब लोग और भी 2-3 हम लोगों के डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने ये मिल के ये फाउंडेशन का आगाज़ किया। और फिर उसके बाद से पहले एक जगह पे एक छोटी सी जगह थी जहाँ से ये शुरू हुआ, और अब माशाल्लाह जो है वो बहुत बड़ा ये एक सेटअप बन गया हुआ है। गार्डन टाउन में है हम लोगों की ब्रांच, जहाँ पे डेली 15 to 20 पेशेंट्स को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, हमने अब कुछ अपने गुज़िश्ता एपिसोड्स में भी इस पर बात की, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इसकी तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो आप कुछ हमारे नाज़रीन के लिए इसके इलाज के हवाले से भी बताएँ कि इसका कैसे इससे बचाव मुमकिन है। असल में ये है एक जिनियाती मौरूसी बीमारी जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ठीक है। और चूँकि ये एक जेनेटिक डिज़ीज़ है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, जीन्स को हम ठीक नहीं कर सकते। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इसका इलाज है, लेकिन एक तो पाकिस्तान में वो इतना अभी उसकी अवेयरनेस भी नहीं है और इतना वो वेल डेवलप्ड है भी नहीं, और शायद कॉस्टली भी होगा। कॉस्टली भी वो बहुत है। हमारी जो इतनी 70% से जो नीचे ज़िंदगी गुजार रही है आवाम, वो नहीं अफोर्ड कर सकती इसको, और फिर उसमें नाकामी के इम्कानात भी 20% हैं। तो इसके अलावा जो है जो इसका जो इलाज है वो सिर्फ ट्रांसफ्यूजन ही है, ब्लड लगेगा तो वो बच्चे मैनेजेबल है, यानी क्योरेबल नहीं है। क्योरेबल नहीं है और बचाव प्रिवेंशन है, आप शादी से पहले टेस्ट करवाएं। जी, कज़न मैरिजेस जो है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। अच्छा। जो कज़न्स आपस में शादी करते हैं, अगर वो उससे पहले अपना एक टेस्ट जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, अगर वो करवा लिया जाए तो पता लगाया जा सकता है कि अगर वालिद या वालदा में वो जीन मौजूद है तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं आप उनके आने वाली जनरेशन में। लेकिन ये देखें, ये बीमारी ऐसे ही है कि नस्ल दर नस्ल चलती है, ये यानी कोई ऐसी नहीं है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ या इस तरह। सो यही चीज़ें। आप ये भी बताएं कितनी तादाद आपके पास है इस वक्त, कैसे कैसे लोग आए, किस उम्र के लोग हैं, कुछ इस हवाले से भी थोड़ा बताएं। ज़्यादातर जो ये बच्चे हैं इनको पैदाइश के 3 से 4थे महीने के दरमियान ही शुरू हो जाती है ब्लड की कमी, तो फिर उस टाइम से ही हमारे पास ये पेशेंट रजिस्टर होना शुरू होते हैं। और
उसमें हमारे पास जो ज़्यादा तादाद है वो छोटे बच्चों की ही है। मुस्तकिल इम्तिहान है ये। 22 और 23 साल तक की उम्र के अफराद हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जो खुद को इतना ऑप्टिमाइज रखते हैं कि वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी की तरफ जा सके। तो एक पेशेंट हमारे पास 40 साल की मैं चाहूँगी क्विकली आप ये बता दें, फिर हमने ब्रेक पर जाना है, कि जब कोई थैलेसीमिया का पेशेंट आपके पास आता है, उनके क्या ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, वो उनके चैलेंजेस क्या है, किन परेशानियों से वो गुजर रहे होते हैं, वो हम जानना चाहेंगे। हम जैसे नॉर्मल अफराद में तो ब्लड जो है वो हर लम्हा बन रहा है, लेकिन उन पेशेंट्स में नहीं बनता, जिसकी वजह से उनको मुसलसल ब्लड की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे उम्र भी ज़्यादा होती जाती है, फिर उनको और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में 1 महीने के बाद भी ब्लड लग जाए तो काफ़ी होता है, फिर बाद में 15 दिन के बाद और कभी कभी हर हफ्ते के बाद भी ब्लड लगवाना लाजमी हो जाता है। फिर उसके बाद इनमें फेरेटिन की जो है लेवल वो भी बढ़ जाता है और हड्डियों के मसले भी शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनको भी फिर जो है लेकिन बचाव एक ही सूरत में मुमकिन है, जिस तरह से डॉक्टर सामिया भी एक्सप्लेन कर रही थी कि इसका जो टेस्ट है वो शादी से पहले करवा लिया जाए, और स्पेशली जब कज़न मैरिज हो तो ये लाजमी तौर पर होना चाहिए ताकि वहाँ पर ही इसकी प्रिवेंशन की जा सके। प्रिवेंशन इसी सूरत में मुमकिन है, अदरवाइज अगर अल्लाह ना करे किसी को भी हो तो ये मैनेजेबल है, मुकम्मल क्यूरेबल नहीं, और टिल डेथ किसी भी इंसान के साथ चलता है। घबराना नहीं चाहिए। टेस्ट के हवाले से जो जब भी बात होती है हम अवॉइड करते हैं इन चीज़ों को, तो अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक।